नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, जी मेरी साथी वर्णिता वाजपेयी। देखिए हमने साहिल और साक्षी पर कई वीडियोस बनाए। लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि अगर हम वहां मौजूद होते तो हम साहिल को रोक लेते और साक्षी की ज़िंदगी बचा लेते। वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो जानबूझकर बचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दिल्ली वालों का दिल होता ही नहीं है। हमें भी लगा कि यार ये जो लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। हमने रिसर्च किया, कई मनोवैज्ञानिक जितने भी थे, साइंटिस्ट थे, उनने बात करने की कोशिश की। कई तथ्य हमारे सामने आए और ऐसा पहली दफा नहीं है कि भीड़ के सामने कोई हत्या हो रही हो और भीड़ उसे देख रही हो। होता यूं है कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इनका आपसी मामला है। लड़के और लड़की झगड़ा कर रहे हो तो उन्हें लगता है कि आपसी प्रेम संबंध है जिसमें झगड़ा हो रहा हो। लेकिन जिस तरीके से भीड़ के सामने कत्ल हो जाता है तो भीड़ को लगता है कि देखिए उससे पहले आगे बढ़ना चाहिए था, मुझसे जो मेरे आगे खड़ा है उसने रोकने की कोशिश नहीं की तो मैं क्यों आगे बढ़ूं। अब ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं है। आज से लगभग 60 साल पहले हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ पर भी एक लड़की थी, उसे 38 बार चाकू से मारा गया और देखने वाले लोग वहाँ पर लगभग 40 से 50 लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी, ना ही हत्यारे को रोका और ना ही किसी को इसके बारे में बताया। अब उसके 60 साल बाद दिल्ली में भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। रिसर्चर कहते हैं कि जब भीड़ कहीं इकट्ठी होती है तो वो जानबूझकर किसी को नहीं बचाती है, तो जो रुक जाती है वो देखती है कि मेरे से पहले वाला या कोई हम में से एक हिमायती आगे जाए और रोके, फिर हम कुछ करें। तो एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर कैसे है और इसका नाम कैसे आया वो भी आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि दीपक ने बताया कि एक डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो भीड़ है वो डर जाती है, डरपोक बन जाती है, अपने आप को पीछे हटा लेती है और किसी की मदद नहीं करती। तो ऐसे इस डिसऑर्डर को समझने के लिए आपको चलना होगा 1964 में। अमेरिका की ये वारदात है। यहाँ पर किटी गेनोवीज नाम की एक लड़की थी जो अपने ऑफिस से शाम को घर लौटती है। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलने वाली होती है तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। करीब 20 मिनट तक वो लड़की पर अटैक करता रहता है, उसका रेप करता है और वहाँ पर 38 से 40 लोग खड़े होते हैं और वो तमाशबीन बनकर सिर्फ वो नज़ारा एक तरीके से वो देखते रहते हैं कि उस लड़की के साथ इस तरीके से हरकत हो रही है। कोई भी शख्स वहाँ मौजूद, एक भी शख्स पुलिस को कॉल नहीं करता, उन्हें इन्फॉर्म नहीं करता कि इस तरीके की घटना हो रही है। अब जैसे ये वारदात हो जाती है, हर न्यूज़पेपर में छा जाती है, न्यूज़ चैनल्स में खबरें आने लग जाती हैं, पुलिस की थू-थू होती है। जब पुलिस से पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनसे भी पूछताछ होती है कि आपको किसने बताया, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे। तो पुलिस भी ये कहती है कि 20 मिनट तक ये होता रहा, लेकिन किसी ने हमें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। और वैसे ही ठीक दिल्ली में साहिल साक्षी को मारता रहा और उस वक्त लोग देखते रहे, किसी ने भी पुलिस को इस बात की इत्तला नहीं दी। अब इसके बाद जब 1964 में ये पूरी वारदात हुई, उसके करीब 4 साल बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो एक वर्ड निकल कर आया, बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट, जो ऐसी भीड़ पर लागू होता है। उन्हें पता लगा कि एक तरीके का बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट डिसऑर्डर है जो अक्सर जो लोग भीड़ में होते हैं, एक साथ होते हैं, उनमें हो जाता है। और वो क्यों होता है कि जैसे जब भी किसी पर अटैक हो रहा है या किसी को मारा जा रहा है, तब जो भीड़ होती है वो सोचती है कि अगर मैंने पहला स्टेप कर दिया और कुछ मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूँगा। हमेशा भीड़ इस चीज़ को लेकर डरपोक हो जाती है, डर जाती है कि सामने वाले जो बाकी लोग मुझसे पहले खड़े हैं वो करेंगे, भाई मैं नहीं कर रहा पहले ये करे, मैं नहीं कर रहा पहले वो करे। तो पहले के चक्कर में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी को दिया गया बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट, क्योंकि भीड़ डरपोक हो जाती है। और इसके लिए जो प्रयोग किए गए वो इस तरह से किए गए, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूम्स बनाए। उसमें क्या उन्होंने ऐसा किया कि कुछ कमरों में भीड़ को रख दिया और कुछ में इंडिविजुअल्स रख दिए। अब फिर वहाँ पर कमरा लॉक कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पर स्मोक छोड़ा गया। अब जिन कमरों में भीड़ थी, जो भीड़ वाले कमरे थे, वहाँ से सिर्फ 38% ऐसी शिकायतें आई कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें सफोकेशन हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जिस कमरे में इंडिविजुअल लोग थे उन्होंने फ्रैंकली अपनी बात रखी, एकदम बिना डरे अपनी बातें रखी, और कम से कम 75% लोग ऐसे हुए जिन्होंने शिकायत करी उस चीज़ की। तो यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें समझ में आया कि जो भीड़ होती है वो कहीं ना कहीं डर जाती है, दूसरे के प्रभाव में आ जाती है। डरने की जगह हम प्रभाव शब्द भी यूज़ कर सकते हैं कि वो दूसरों के प्रभाव में रहती है कि अगर ये करेगा तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और इसके बाद जब यहीं पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसा किया कि जो औरतें होती हैं जनरली एक डमी क्रिएट करके
उस तरीके की घटना या उस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, फिर ये देखा कि आखिर उस वक्त लोग क्या करते हैं। तो उसमें जो रिजल्ट सामने आया वो ये आया कि जो सिंगल आदमी है, जो एक अकेला आदमी है, वो हेल्प कर रहा है, या 2 लोग हैं तो वो जा रहे हैं किसी को बचाने, लेकिन जहाँ पर भी भीड़ है वो कहीं पर भी किसी की मदद नहीं कर रही। तो जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, सारी चीज़ें निकल कर आईं, तब वैज्ञानिकों को ये चीज़ पता लगी कि एक बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट नाम का एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो अक्सर भीड़ में होता है और भीड़ को ही पनपता है। देखिए, जैसे वनिता ने बताया कि ये जो डिसऑर्डर है ये भीड़ में ही होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली वाले केस में। दिल्ली वाले केस में क्या था, एक गली है, गली में एक लड़के लड़की पहले बात करते हैं और साहिल फिर चाकू से गोदना शुरू कर देता है। अब गली में जो आते जाते लोग हैं उन्हें ये लगा कि शायद ये प्रेमी जोड़ा है, इनके बीच में पड़ेंगे तो शायद हमें दिक्कत हो सकती है। जानबूझकर भीड़ ने रोकने की कोशिश नहीं की। अब ये जो लैब टेस्टेड चीज़ें ये हैं कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतने ज़्यादा लोग आगे नहीं आएंगे। मान लीजिए उस गली में अगर अकेला कोई शख्स जा रहा होता, अगर ये टेस्ट भी होता तो वो शख्स उसे रोक सकता था, वो चिल्ला के बोल सकता था, अरे तुम क्या कर रहे हो, जैसे अब कई लोगों ने कहा कि वो पत्थर मार सकता था, कुछ भी, या डंडा ला के उसे हटा सकता था। लेकिन अगर कोई अकेला शख्स करता तो भीड़ के साथ दिक्कत यह है कि भीड़ में ये लगता है, लोगों को ये लगता है, जैसे मान लीजिए आप भी अगर उस जगह मौजूद होते तो आपको लगता कि मेरे आगे जो जा रहा है उसने तो कुछ नहीं किया, पीछे आप देखोगे तो आपके जो साइड से जा रहा है उसने भी कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों इस पचड़े में पढ़ूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सबको लगता है कि ये केस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, न्यूयॉर्क वाला जो मामला था उसमें जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस जो खबर छापी उसमें उन्होंने कहा कि देखिए 38 लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने देखा डायरेक्टली, बाकी आसपास और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जानते थे कि वहाँ पे मर्डर हो रहा है, तो उन्हें पहले ही लगा कि ये नॉर्मल सी कोई केस होगा, ये प्रेमी जोड़े हैं, इन्हें रोकना वाजिब नहीं होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि हम उस केस में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, पुलिस आकर उनसे पूछताछ करती तो हम क्यों रोकें, हमने देखा, हम मानते हमने देखा, लेकिन हमने रोकने की कोशिश इसीलिए नहीं की। अब ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें ये माना जाता है कि मान लीजिए अगर अकेला कोई शख्स वहाँ पे रास्ते पे गया जो वेल टेस्टेड भी है, आप जाइए चिल्लाना शुरू कर दीजिए। इसमें ये हो सकता है कि साहिल जैसा कोई हत्यारा हो तो आप पे चाकू से वार करता, लेकिन आप दूर खड़े होकर चिल्लाइए कि पुलिस 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 बुला लूंगा, तुम क्यों मार रहे हो, अरे क्या कर रहे हो। जनरली अगर कोई अकेला शख्स होता है तो यही करता भी है। इससे ये होगा कि उसका जो ध्यान है मर्डर करते वक्त, उसका ध्यान भटकेगा, वो आपकी तरफ देखेगा, जब देखेगा तो आपकी बात सुनेगा भी, तो जो सुनने का जो वक्त है उस वक्त वो शायद उतनी जोर से उसे ना मारे। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि जब आप चिल्ला रहे हो तो दूसरी तरफ से आप उसे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम उसे छोड़ दो, ये जितनी ज़्यादा आप जोर से चिल्लाएंगे उसका ध्यान उतना ज़्यादा भटकेगा हत्यारे का। कुछ देखिए, जब कोई हत्या कर रहा होता है तो उसका दिल और दिमाग में से लगता है कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ, मार डालूँ, चीर डालूँ, फाड़ डालूँ। इसी वक्त आपको चिल्ला कर उसे वहाँ से उस वाले फेज से बाहर निकाल, उस वाले जोन से बाहर निकालना पड़ता है। क्यों, देखिए उसका ध्यान कहीं और केंद्रित है। अगर आप ध्यान भटका सकें किसी भी तरीके से, चिल्ला कर, पत्थर मारकर, तो ये उसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। यहाँ पर भी किसी ने कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भीड़ जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए कहा जाता है कि भीड़ में से अगर 40% भी, मतलब 100 लोग हैं उसमें से या 10 लोग हैं तो 10 में से अगर 4 भी कोशिश कर देते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन सबसे अहम बात कि अगर मान लीजिए कोई अकेला शख्स वहाँ जा रहा होता, वो देख रहा होता तो हो सकता है भाग सकता था, लेकिन वो अकेला शख्स वहाँ पे चिल्ला देता तो चोर, अक्सर देखा जाता है कि अगर गली में कोई चोरी हो रही है, कोई एक आदमी भी चिल्लाता है तो चोर तुरंत भाग जाता है, अगर कोई नहीं चिल्लाता तो आराम से चोरी कर रहा होता है। तो ये साहिल और साक्षी केस में ये देखने वाली बात है। अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक तरीके का डिसऑर्डर है, भीड़ डर जाती है, लेकिन ऐसे में हमें कुछ पॉइंट्स है जो समझने होंगे कि आखिर वो क्या चीज़ें होती हैं जो भीड़ इतना डर जाती है। मतलब एक डरने के पीछे भी तो वजह होगी ना, कोई आगे स्टेप नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा। तो अगर इसको समझे तो इसमें सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई डरता है, सबको लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो शायद मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात करती हूँ, ऐसे हर पूरे इंडिया में है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ ऐसे केसेस हुए होंगे, पर दिल्ली की अगर बात करूँ तो हमने ऐसे कई सारे रोड एक्सीडेंट देखे हैं, कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग नहीं जाते। बगल में मान लो बॉडी पड़ी है, कोई नहीं जाता बचाने, लोग क्योंकि इस वजह से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इस पचड़े में फंस जाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट की बात करें तो प्रायोरिटी। लोगों के पास अपने काम होते हैं, उनके कुछ निजी काम होते हैं, तो प्रायोरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जो प्रायोरिटी है
उस वक्त लोगों को ये लगता है कि अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है या कहीं पे बहुत कोई ऐसी वारदात हो रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऑफिस जाना है, किसी को कोई और काम करना है, तो वो देख वेख के उस काम के लिए निकल लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं तो डर, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। डर होना, क्योंकि किसी को लग रहा है सामने वाला बंदूक चला रहा है, चाकू से मार रहा है, तो हर कोई डरेगा। अगर कोई माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है, अगर उसका बेटा आगे बढ़ रहा है, वो नहीं जाने देगी। अगर एक माँ की उससे सोचे, बहुत सी ऐसी माएँ होंगी, जो मैं खुद ये मान रही हूँ कि वो खुद पहले कोशिश करेंगे रोक लें, अगर मामला ऐसे सुलझ सकता है तो। डर हो गया। अब बात करते हैं पर्सनल। जब एक्सपर्ट्स ने इस मामले में, जब अमेरिका वाला केस भी हुआ जिस तरह उस लड़की को मारा गया, तो जब एक्सपर्ट्स ने इस मामले में पूरी बातचीत की, लोगों से उनकी राय मांगी गई, तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें हमें लगी शायद पर्सनल है, उनका कोई पर्सनल चीज़ हो रही है। लेकिन एक्सपर्ट ने फिर इस पूरे, जब इसको स्टडी किया, पूरी रिपोर्ट आई, तो उसमें ये चीज़ कही गई कि कोई भी पर्सनल चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, या कोई भी पर्सनल ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का रेप हो जाए या किसी को मार दिया जाए। वहाँ पर पर्सनल ख़त्म हो जाता है। पर्सनल तब तक है, आप किसी के साथ बहस कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आप अपने पेरेंट्स, किसी के साथ भी अगर बाहर हो, आपने थोड़ी सी बहस कर ली या आप किसी बात पे नाराज़ हो गए, वहाँ तक पर्सनल है। लेकिन जब आप किसी पे अटैक करने लगते हो, चाकू से अटैक कर रहे हो, आप किसी को पत्थर से मार रहे हो, या आप किसी के साथ रेप, गंदी हरकत कर रहे हो, तो वो पर्सनल नहीं रह जाता, वहाँ पर बोलना होगा। ये पूरी रिपोर्ट बनाई जब एक्सपर्ट्स ने, मनोवैज्ञानिकों ने, तब ये सारी चीज़ें बोली। अब आखिर में वही चीज़ आती है कि क्या करते अगर वहाँ पर इतने सारे, एक शख्स है वो किसी को मार रहा है, इतने सारे लोग गुजर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर अटैक ही करें। जैसे दीपक ने भी आपको पहले बताया कि आप चिल्ला सकते हो, आप बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि पुलिस आ रही है। एक शख्स भी अगर हिम्मत जुटाएगा तो हो सकता है उसके साथ दूसरे लोग साथ में जुड़ जाएं। और पुलिस वाली जो बात है वो दोनों केसेस में होती है। और इतना नहीं, इस बीच में जो अमेरिका में हुआ 1964 में, और जो 2023 में दिल्ली में हुआ, कितने साल बीते। इन सालों में और भी देशों में, यहाँ इंडिया में भी बहुत सी जगह ऐसी वारदातें हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बदला। अभी तक इतनी रिसर्च हो गई, सब कुछ हो गया, एक बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट का नाम भी सामने आ गया, लेकिन कुछ बदला नहीं है। लोग अभी भी देखकर पीछे हट रहे हैं, कोई भी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अब जिस तरह हिंदुस्तान में होता है कि कोई झगड़ा कर रहा होता है तो लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। एक बहुत फेमस कोट है कि वाराणसी का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लोग कहते हैं कि खुदाई चल रही थी तो हमने भीड़ लगा के देख ली। तो मतलब उनका कहने का मतलब है, देखिए कुछ भी चीज़ चल रहा होता है, लोगों को सिर्फ देखने में मज़ा आता है। तो देखिए, मज़ा आपके लिए है, लेकिन जिसके साथ जाती हो रही है आपको कोशिश करना है कि उसे रोक सके। इस वाले केस में भी जिस तरीके से गली के अंदर कोई चीज़ें हो रही हैं, देखिए बाईस्टैंडर इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं और वनिता साथ में बैठे हैं, मैंने वनिता की तरफ देखा तो वनिता कुछ बोल नहीं रही है, तो मैं भी चुप बैठ गया। लेकिन वनिता बहुत कुछ बोल रही है, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी इसमें से एक भी शख्स अगर आगे जाके बोल देता तो दूसरा बंदा हो सकता मोटिवेट होता, उसे भी लगता कि मुझे भी जाकर रोकना चाहिए, अगर कोई एक भी जहन उठाकर आगे बढ़ जाता तो। अब लेकिन जिस तरीके से जो न्यूयॉर्क टाइम्स में था कि उसने जमकर लताड़ा लोगों को, कि जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। तब से लेकर आज का समय है, कुछ नहीं बदला है। आज भी लोग खड़े होकर देखते हैं, लोग तमाशबीन बने रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि लोगों के अंदर दिल नहीं है, लोगों का दिल पसंद नहीं रहा है। ये एक इफेक्ट, एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है कि लोग सिर्फ चाहते हैं कि कोई भी पहले आगे बढ़े तो सही, कम से कम उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। बस ये चीज़ होनी चाहिए। और कोई देख रहा है तो मुझे भी देखना है। कोई आगे बढ़कर हिम्मत नहीं बढ़ा रहा, बस हिम्मत होनी चाहिए। और कोई हिम्मत करके आगे बढ़ता तो आज साक्षी जिंदा होती। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।